टॉपिक विद दैट वी आर स्टार्टिंग विद इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बिफोर आई गो लाइक डाइव डीप इनटू द टॉपिक, पहले इसका एक इंट्रोडक्शन समझ लो, एक बेसिक आइडिया ले लो, ठीक है। बहुत बेसिक आइडिया ले लो ताकि आपको एकदम क्लैरिटी रहे कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यार देखो, फंडा ये है कि हमने जब केमिकल बॉन्डिंग 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, बेसिक्स में सबने पढ़ी हुई है, ठीक है, सबको मैंने पढ़ाई है। तो वहां पर हमने देखा था कि आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। फिर जब हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में आए तो हमने देखा मेटालिक बॉन्ड्स भी होते हैं, याद है सबको ये मेटालिक बॉन्ड्स भी, बेसिकली मेटालिक बॉन्ड्स तो होते ही हैं, समझो, ठीक है। बट इन सब के बीच में एक खास टाइप का एक बॉन्ड था जिसके बारे में हमने, इसका सिर्फ नाम पढ़ा है, बट इस चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेल में इस बॉन्ड से डील करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कहते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते थे बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड होता है, पहले ये जरा समझ लो, एकदम बेसिक से जा रहे हैं आप। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे? आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था डेटिव बॉन्ड। क्या नाम था? डेटिव, DATIVE, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो जरा फिर से बेसिक से जाते हैं। आयोनिक में क्या होता था? कैटायंस होते थे यानी कि पॉजिटिव, और एनायंस होते थे यानी कि नेगेटिव, करेक्ट। कैटायन एनायन होता था तो आयोनिक बॉन्ड बनता था, गिव और टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोवैलेंट में क्या होता था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, याद है ये सबको, राइट। मेटालिक बॉन्ड में तो आपको पता ही है कि मेटल के आयॉन्स है तो, और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है साथ में, क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो वो मेटालिक बॉन्ड्स बन जाते। डेटिव बॉन्ड में क्या होता है? पहली बात तो वन एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ बॉन्ड। अकेला एटम कॉन्ट्रीब्यूट करता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स मतलब मैं ऐसे बोलूं डोनेट्स, बात समझ में आ रही है? कॉन्ट्रीब्यूट मतलब यहां पर एक ही एटम दे रहा है। नॉर्मली बॉन्ड कैसे बनता है? अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाना है तो ए एक इलेक्ट्रॉन देगा, बी एक इलेक्ट्रॉन देगा, शेयरिंग करेंगे, बॉन्ड बनेगा, बरोबर है। ये नॉर्मल तरीका है बॉन्ड बनाने का, सबको समझता ही है। बट कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि ए जो है उसके पास लोन पेयर होगा। ए के पास क्या होगा बच्चों? क्या होगा? लोन पेयर होगा, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और बी होगा भिखारी, बी होगा मतलब भूखा नंगा, तो बी के पास कुछ नहीं है। तो या तो बी पॉजिटिव चार्ज वाला हो सकता है या इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला हो सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये जो गरीब है, ये बेचारा भूखा नंगा बी जो है, ये आएगा ए के पास और बोलेगा कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन तू दे, मैं नहीं दूंगा, तब जाके बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को क्या बोलोगे बच्चों? इस बॉन्ड को बोलोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना, सबको समझा? तो यहां पर अकेला एक एटम कंट्रीब्यूट करेगा या डोनेट करेगा बोथ दी इलेक्ट्रॉन्स नीडेड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? अच्छा, इससे हमारी एक और अंडरस्टैंडिंग बनी कि इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिच है और दूसरा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये बात भी समझ में आई आपको बच्चों? बोलो हाँ या ना, है ना? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे अब आओ, अब आपको चैप्टर की हेडिंग समझ में आएगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, ओके। तो जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेगा वही तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। आप बोलोगे सर वाह, क्या रॉकेट साइंस वाली बात की आपने, सही है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? तो इसमें एक डोनर होगा जो लोन पेयर दे रहा है और एक एक्सेप्टर होगा जो लोन पेयर ले रहा है। क्या ये बात भी सही है? तभी ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये बात भी हमको समझ में आ रही है। अच्छा, जो डोनेट करेगा वो लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। ये बात भी हमको समझ में आ गई क्योंकि हमने ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो डोनेट करता है वो बेस है और जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? लुईस का कॉन्सेप्ट था। ये सबको पढ़ाया मैंने, यस और नो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको एक बेसिक आइडिया आया। अभी हम जरा लिख के समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो भाई आप बोलोगे कि सर एक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? तो कंपाउंड का मतलब कि दो पार्टिसिपेटिंग चीजें होती है, या एक कैटायन एनायन हो सकता है, या दो एटम्स के बीच में शेयरिंग हो सकती है, ऑल दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो ये, अब जरा इसमें थोड़ा सा बारीकी से समझना, इसको फाइन ट्यूनिंग करके समझना बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितनी वैरायटी का पॉसिबल है आपके सामने, जरा ये देखना।
ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। और आपको मैं सिंपल तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना भी सिखाऊंगा कि बिना ज्यादा इसमें घुसे आप इसको सिंपल तरीके से आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी सीखना है अपने को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना अपने पास बेसिकली 3 टाइप का होगा, पहले ये समझो। कितने टाइप का होगा बच्चों? 3 टाइप का। 3 वेराइटीज में पहले आपके लिए बना देता हूं। ओके, पहली वैरायटी वो होगी जहां पर आपका कैटायन जो है, कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला, वो कॉम्प्लेक्स है। कैटायन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और एनायन जो है वो आपका सिंपल है। एनायन क्या है? सिंपल है। ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे सर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बनाया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए मैं क्या बना रहा हूं, जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से बनाया, आप क्या समझ जाओगे कि क्या ड्रॉ किया मैंने वहां पे? मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं। जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा तो आप क्या समझ जाओगे कि मैं क्या बना रहा हूं? कॉम्प्लेक्स बना। अच्छा देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट बनाते थे, इसका मतलब था कॉन्सेंट्रेशन। याद है सबको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। केमिकल काइनेटिक्स में लिखी अपन ने बच्चों, सबको याद होगी ये? यस और नो? तो सिंपल तरीके से समझो। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दे दी, हिंट दे दिया कि स्क्वायर ब्रैकेट देखना तो समझ जाना कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो जिस पार्ट के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स है। क्या समझोगे बच्चों? मॉलिक्यूल के जिस पार्ट के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है उसको मैं किसके अंदर लिखूंगा? बोलो। उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, और आप समझ जाओगे कि वो क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली वैरायटी में बोलता हूं कि मेरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, और मेरा एनायन जो भी है, अभी मेरा समझो एनायन, मैं बोल रहा हूं कि मेरा एनायन X माइनस है। X मतलब यहां पे हैलोजन नहीं है, अननोन एनायन है, X माइनस है। समझ गए? जो मेरा एनायन है वो सिंपल है। क्या मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया है? नहीं बनाया। सिंपल का मतलब क्या? अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये सिंपल क्या होता है? तो तुमने अभी तक केमिस्ट्री में जो कुछ पढ़ा वो सारा सिंपल है बेटा। क्लोराइड मतलब Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, एनीथिंग, वो सारे सिंपल है, क्योंकि तुम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते थे। समझ रहे हो बात को? तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल, क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, एक वैरायटी ऐसी भी होगी बच्चों जहां पर जो आपका क्या बोलते हैं, कैटायन है, जो आपका कैटायन है X प्लस, वो सिंपल होगा और एनायन नेगेटिव होगा। ये बात भी अग्री करते हो? ये एक पॉसिबिलिटी हो गई कि मेरा कैटायन सिंपल है, मेरा एनायन नेगेटिव, मतलब एनायन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियस है कि दोनों कॉम्प्लेक्स है। ये 3 पॉसिबिलिटी सबके भेजे में गई, सिंप्लीफाइड अप्रोच है। यस, अब एग्जांपल के हिसाब से समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं कि मेरे पास है K3FeCN6 टाइम्स, और ये FeCN6 को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। किस में लिखा? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। इसका मतलब आप कैसे समझोगे? जरा आप इसको पहले रीडिंग समझो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। मैं पहले डायरेक्टली आपको टेक्निकल टर्म्स में नहीं लेके जा रहा हूं, पहले बता रहा हूं समझो, तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। देखो, अगर मैं ऐसे कंपाउंड लिखता हूं K3FeCN6, ये बड़ा लंबा चौड़ा सा कंपाउंड है। यस, इसमें FeCN6 को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। समझ गए आप लोग? तो ये पार्ट पूरा क्या बोल दोगे आप? ये क्या है? क्या है ये कॉम्प्लेक्स है। और ये क्या है? सिंपल। ये समझ गए सब लोग? ये सिंपल आयन्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। एकदम सिंपल, कोई टेंशन नहीं, सिंपल है। अच्छा, पोटेशियम जो है ये प्लस में बनाता है, K प्लस बनाता है, बोलो हाँ या ना? तो क्या ये मैं बोल सकता हूं यहां पे मेरा कैटायन पॉजिटिव था और ये मेरा एनायन था? ये भी बात समझते हो आप लोग? 3 K प्लस है तो मैं इसको 3 माइनस चार्ज लिखूंगा, ये बात भी सही है, क्योंकि 3K था ना मेरे पास, तो 3K प्लस, तो टोटल चार्ज एनायन पे कितना होगा? 3 माइनस। ये बात भी सही है, अग्रीड। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि आयन, ये जो Fe दिख रहा है आयन, मैं आयरन बोल रहा हूं, आयरन, IRON। बच्चे ये ना आयन और आयन में कंफ्यूज मत होना। हाँ बच्चों, आयन का जो एटम या ये रहेगा, आयन रहेगा, उसका साइनाइड के साथ कैसा बॉन्ड है? क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो आप समझ गए तुरंत कैसा बॉन्ड है।
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, और इस जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पहचानोगे कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। समझ गए बात? एकदम सिंपल। फॉर एग्जांपल लो, मैं बोलूं CrCl 6 टाइम्स, ये पूरा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। CrCl 6 टाइम्स, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, और आगे लिख दिया Na3। क्या यहां पर भी आपको समझ गया? अच्छा, कैटायन है बाहर, और फिर CrCl 6 टाइम्स, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? अच्छा, अब और इंटरेस्टिंग देखो, CrH2O 6 टाइम्स, CrH2O 6 टाइम्स, और बाहर मैंने लिख दिया Cl3। क्या यहां पे मैं बोलूं कि मेरा कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव है, और सॉरी वो कैटायन जो है वो कॉम्प्लेक्स है और एनायन जो है वो सिंपल है? यस, ऐसा बोल सकता हूं। अच्छा, ऐसा भी एग्जांपल हो सकता था, यहां पर CrH2O 6 टाइम्स है और Fe साइनाइड 6 टाइम्स है। इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज है, इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज है। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अगेन एक और एग्जांपल बन गया। तो आपको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट पे फोकस करना है। शुरुआत में आपकी बेसिक्स को बिल्ड करते हो, आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। किस पे फोकस करेंगे बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट कहां लिखा है उस पे फोकस करेंगे, उसको पहचानेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस, धीरे धीरे इसको समझो, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझो, घाई करके मत समझो, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप समझो, अपन स्लोली जाएंगे, प्यार से हर एक स्टेप को समझते हुए जाएंगे, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन का एक बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया। ओके, अच्छा, अब देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आपको ये तो समझ गया कि अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक पार्ट तो होगा कॉम्प्लेक्स, एक पार्ट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, और दूसरा पार्ट होगा सिंपल। अब सिंपल वाले के लिए टेक्निकल टर्म क्या है? यहां पे हम लोग बोलेंगे काउंटर आयन। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। कॉम्प्लेक्स कौन सा हिस्सा है? जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। कॉम्प्लेक्स कौन सा हिस्सा है बच्चा लोग? जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट था। और काउंटर आयन कौन सा हिस्सा है? जिसके अंदर नॉर्मल बॉन्ड, सिंपल कोई आयन था, सिंपल आयन था। क्लियर है? दोनों भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, ये तो ऑलरेडी ऊपर समझा दिया। कॉम्प्लेक्स भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। काउंटर आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, दैट इज फाइन। ओके, कुछ लोग ये सोचना शुरू हो गए कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कैसे हो सकता है, बताऊंगा। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस करेंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स के फर्दर 2 पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स किस चीजों से बना हुआ है, किन चीजों से बना हुआ है? तो अभी आपने नोटिस करा होगा, मैंने जितने भी एग्जांपल लिखे, मैंने लिखा FeCN6, CrCl6। तो मैंने एक मेटल लिया, मैंने हमेशा क्या लिया? क्या लिया बच्चों? मैंने एक मेटल लिया। आपने नोटिस किया कि अच्छा सर, आप ना आयन ले रहे थे, या तो आप ना ये ले रहे थे, क्या बोलते हैं, क्रोमियम, या तो अपन ये ले सकते थे, कैडमियम ले सकते थे, है ना? अपन कोई भी, मतलब कि जो कॉमन वाले मैं आपको वो बता देता हूं, निकल आप ले सकते हो, ठीक है? और इन सारे मेटल्स में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? ये सारे के सारे डी ब्लॉक के मेटल्स हैं। किसके, कौन से ब्लॉक के मेटल्स हैं? डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक क्या है ये तो सबको ही पता है, SPDF ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल सिखाया है सबको, बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना? 4 ब्लॉक होते हैं ना, SPDF। डी वाले मेटल्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ये भी पता होगा, है ना? तो आपने नोटिस किया कि अच्छा, आपने जितने भी कॉम्प्लेक्स बनाए सर, हर एक में आपने एक ना एक क्या डाला? एक डी ब्लॉक का मेटल जरूर डाला। तो कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा आपके दिमाग में क्लैरिटी के साथ बैठ गया बच्चों। क्या होने वाला उसमें? एक मेटल का एटम, या तो आयन, या तो एटम होगा, या तो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। अग्रीड? या तो एटम भी हो सकता है या आयन। डी ब्लॉक का ही मोस्टली 99.9% ऑफ द टाइम डी ब्लॉक का मिलेगा आपको।
एल्यूमिनियम एक एग्जाम्पल है आपके इसमें, उसके अलावा सारे एग्जाम्पल आपके डी ब्लॉक के, ठीक है। एफ ब्लॉक का एक आधा एग्जाम्पल मिल सकता है, या एक एल्यूमिनियम आपको पी ब्लॉक का मिलता है, अदरवाइज 99.9% ऑफ द टाइम्स आपको डी ब्लॉक के ही सारे मेटल मिलेंगे। अब वो उसका रीजन भी समझ में आएगा, मैं ऐसा नहीं कि आपको बोल रहा हूं आप रट्टा मारो, आपको मैं रीजन भी समझाऊंगा, जस्टिफाई भी करूंगा कि डी ब्लॉक की मेटल क्यों, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में एक पार्ट क्या हो गया बच्चा लोग, एक पार्ट क्या हो गया फिक्स, कि भाई मेटल का एटम या तो फिर आयन होगा। दूसरा पार्ट कौन है, दूसरा पार्ट है जो डोनेट करने वाला है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात आ जाती है, तो जरा नोट करना, हाँ इसको इस तरह से नोट करना। मैं लिख रहा हूं CMA, क्या लिख रहा हूं बच्चों, CMA, मैं उसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। सेंट्रल मेटल एटम, क्या लिखा मैंने, सेंट्रल मेटल एटम, या फिर आप बोल सकते थे और CMI मतलब सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। ये बात भेजे में जा रही है सबके, अगर न्यूट्रल था तो एटम और चार्ज था तो आयन, ये ठीक है। आप बोलोगे ओके नो प्रॉब्लम, सही है। दूसरा जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, दूसरा जो हिस्सा है वो होता है लाइगेंड। क्या होता है, लाइगेंड। नाउ द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन शुड बी लाइगेंड, ओके। मैं हिंदी में लिख रहा हूं लाइगेंड, समझ रहे हो, लाइगेंड ऐसे बोलते हैं, बट बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में बहुत सारे टीचर्स उसको लिगेंड लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। या आपने टर्म जरूर सुना होगा, लिगेंड या लाइगेंड बोल सकते हो, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉर लाइगेशन, लाइगेशन मीन्स टू स्टिक, चिपकाना, है ना, लाइगेचर अपन लाइगेशन बोलते हैं ना, उसका मतलब वो है। तो एक पार्ट क्या हो गया बच्चों कॉम्प्लेक्स का, एक पार्ट हो गया सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा पार्ट क्या हो गया, लाइगेंड हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया, लाइगेंड हो गया। जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक्सेप्टर है। कौन है ये, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर है। अब कुछ बच्चों का माथा तुरंत बत्ती जलेगी, सर मेटल तो डोनर होते हैं, ये एक्सेप्ट कहां से कर रहे भाई। कितने लोगों के दिमाग में सवाल पटक से आया, यस। सो सेंट्रल मेटल एटम और आयन यहां पर एक्सेप्टर है, पहले ये समझो क्यों है, अभी मैं जस्टिफाई करूंगा क्यों, इसलिए, और वो भी समझेगा कि डी ब्लॉक का क्यों जरूरी था। और लाइगेंड कौन हो जाएगा, कॉमन सेंस क्या हो जाएगा, डोनर। क्या ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो तभी बनेगा ना जब एक एक्सेप्टर होगा एक डोनर होगा, समझ में आ रही बात। तो तुम सिंपल भाषा में उसको एक्सेप्टर डोनर बोलते हो, बट टेक्निकल भाषा में हम उसको CMA यानी कि सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड ऐसा बोलते हैं। क्लैरिटी से समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आखिर है क्या, किस चिड़िया का नाम है, बोलो हाँ या ना। अब यहां से शुरुआत करो, अब एक एक लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। तो पहली ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बन जाती है क्या, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स कॉल्ड, अभी बता दिया मैंने। इनको क्या बोलेंगे आप लोग, इनको आप लोग बोलेंगे लाइगेंड्स, इनको आप क्या बोलेंगे, लाइगेंड्स। क्या ये बात भेजे में चली गई फटाक से बच्चों। तो पहले ही लाइन में डेफिनेशन समझ में आ गया आप लोग को, एवरीबॉडी। और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके बोर्ड्स में 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हुई सबको, यस और नो। मार्क करके रखो डेफिनेशन, DEF लिख दो वहां पे डेफिनेशन। तो ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनसे सेंट्रल मेटल एटम को आपने सराउंड कर दिया, वो क्या सराउंड करके क्या कर रहे हैं, वो उसको एटम्स को, वो उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, और वही डोनर्स को ही हम लोग लाइगेंड्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके ऊपर जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो। रिसेंट ईयर्स में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, विच ड्रग इज यूज, ये नीट में भी आया हुआ है, जेईई मेंस में भी आया हुआ है, सीईटी में भी आने के बहुत हाई चांसेस हैं। सिस्प्लैटिन कौन सा ड्रग है, नाम क्या है, सिस्प्लैटिन। नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ड्रग के अंदर प्लैटिनम है, और कितना महंगा होता होगा आप सोच सकते हो। आपने सुना होगा ना, कई बार आप ये सुनते हो कि यार कैंसर की दवाइयां बहुत महंगी मिलती हैं, है ना,
Cancer medication is very expensive. You all must have heard, right? This is one of the drugs used for chemotherapy, that is for cancer treatment, bachcho, right? And it's very expensive, obviously, because it contains, you can see for yourself on the screen, because it contains platinum, and platinum is bloody expensive. You all know that. Central metal atom are called the ligands. ये भी सही है. The species that surround the metal atom are called ligand. क्या सिर्फ सराउंडिंग से काम हो जाता है? नहीं. सराउंड करके क्या कर रहे हैं वो लोग? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं. अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल दे रहे हैं कि पेयर में दे रहे हैं? जोड़ी में दे रहे हैं, पेयर्स में देंगे. तो कभी भी सिंगल सिंगल नहीं, वो पेयर्स में देंगे. वो बोलेंगे भाई लेके जाना, जोड़ी लेके जाओ. ये जूते चप्पल जैसा है, सिंगल तुम्हारे किसी काम का नहीं है. ठीक है ना? तो लाइगेंड जो बोलता है भाई तुमको लेना है पूरा लो, दो इलेक्ट्रॉन साथ में लो तो मत लो भाई, है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे सिंगल की बात नहीं करनी है. सिंगल की बात कब होती है? जब नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तब बात होती है. आई होप ये आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हो इसका डिफरेंस, राइट? अच्छा, लाइगेंड्स जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? अब आपको ये सारी स्टेटमेंट्स एकदम सेंसिबल लग रही है. स्टेटमेंट क्या है बोलती है बच्चों? पढ़ो क्या बोलती है. द लाइगेंड्स आर लिंक्ड डायरेक्टली टू सेंट्रल मेटल आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड. डिड आई से द सेम थिंग? यस और नो? बरोबर है, एकदम बढ़िया. अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? मैंने आपको ये भी सिखा दिया. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इट्स फॉर्म्ड व्हेन द शेयर्ड पेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द लाइगेंड. अच्छा, क्या ये रियल डेफिनेशन है? बाय लाइगेंड की जगह मैं बोलूं बाय वन ऑफ द एटम्स, ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इन जनरल है. अच्छा, जैसे आप कोवेलेंट बॉन्ड को डैश से दिखाते हो, जैसे आपको ये दिखाना है कि H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे मीथेन में, तो आप कैसे दिखाते हो? आप डैश से दिखाते हो, है ना? जब आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप दिखाओगे एक सिंगल हेडेड, ऐसा एक सिंगल एरो से. यूनिडायरेक्शनल एरो होता है. यूनिडायरेक्शनल एरो कहां से कहां जाता है? फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर जाता है. डायरेक्शन कहां से कहां जाता है बच्चों लोग? फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है वो उसका डायरेक्शन दिखाएगा. तो अगर मेरे को अमोनियम आयन बनाना है, ध्यान से सुनना. अब ये अमोनियम आयन तो मैंने हजारों बार तुम लोग को बना के दिखाया हुआ है, या हाइड्रोनियम आयन भी हजारों बार तुम लोग को बना के दिखाया है. जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर. अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल का भी असली स्ट्रक्चर बना देता हूं ना, वी शेप मॉलिक्यूल होता है ना, अपन ने पढ़ा ही है तो सबको मालूम है. वाटर मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या होता है बच्चा लोग? 2 लोन पेयर होता है, एक बुकानंगा हाइड्रोजन आता है, और क्या होता है? ये पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है. तो मैंने दो नॉर्मल बॉन्ड जो है वो सिंगल लाइन से दिखाए, डैश से दिखाए, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने कैसा दिखा दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने एरो से दिखा दिया. बस क्लियर हो गई, एकदम बात सिंपल हो गई ना. तो ऑक्सीजन ने अपना पूरा का पूरा लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया. तो अब इसके ऊपर चार्ज, हाँ अब इसके ऊपर, तो अब इसके ऊपर हो जाएगा फॉर्मल चार्ज प्लस, क्योंकि अब उसने 3 बॉन्ड बना लिए. एरो से क्या पता चला? कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए. करेक्ट है. तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, या अगर मुझे उन एग्जांपल्स को और आपको एक्सपैंड करके दिखाना होता, मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं. मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल इसको ही लेके चलेंगे अपन. ये मान लेना कि K3FeCN 6 टाइम्स, ठीक है ना? इसका नाम और ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन नेम क्या, यूपीएससी नेम क्या, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको. बट अभी फिलहाल के लिए इतना मान लो आप कि FeCN6. तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक आयरन Fe का एटम या आयन जो है वो 6 साइनाइड से घिरा हुआ है? यस और नो? क्या हो रहा है? 6 साइनाइड से वो पूरी तरह से सराउंडेड है. जैसे डॉन को पुलिस ने घेर लिया था, यहां पे Fe एटम को, Fe आयन को साइनाइड ने क्या किया? घेर लिया सब जगह से. अच्छा, वो घेर के क्या कर रहे हैं उसके आजू बाजू? हुगा बुगा डांस कर रहे? नहीं, वो क्या करने वाले? उसको घेर के क्या करेंगे? वो बोलेंगे भाई तू इलेक्ट्रॉन ले. वो उसको ठूस ठूस के इलेक्ट्रॉन दे रहे. तो क्या मैं ऐसा एरो बनाऊं कि साइनाइड से आयन की तरफ एरो जा रहा है, मतलब कि साइनाइड से इलेक्ट्रॉन Fe के आयन की तरफ जा रहे हैं? क्या ये दिस विल मेक सेंस टू यू? यस और नो? एवरीबॉडी ध्यान से देखो. तो एरो देख के हमको समझा कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है. क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया. सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं. अच्छा, इसको मैं अगर और फैंसी बना दूं थोड़ा सा, मैं इसको ऐसे एक मस्त बड़ा सा सर्कल बना दूं इसके आजू बाजू, तो क्या बन गया? ये वही चीज है जो मैंने इस स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट की. क्या ये आपके बात दिमाग में जा रही है? एवरीबॉडी है ना बच्चा पार्टी?
तो क्या यहाँ पर जो मैंने साइनाइड से ये पूरे ये ऐसे बना दिए, कितने साइनाइड बनाए मैंने, 6 बनाए ना, बरोबर, हाँ। तो ये जो मैंने पूरा सर्कल जो रिप्रेजेंट किया, ये बेसिकली वो जो ऊपर मैंने फॉर्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, उसी को यहां पे मैंने डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट किया। सही है? आप बोलोगे हाँ, तो क्या ये क्या रिप्रेजेंट किया मैंने? तो आप बोलोगे सर ये आपने कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट किया। किसको रिप्रेजेंट किया? कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट किया। अब इसके लिए और एक टर्म है केमिस्ट्री में, इसके लिए टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या क्या टर्म है बच्चा लोग? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये तो आप लोग को तुरंत समझ जाएगा, अरे हाँ सर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, आपने उसको स्फीयर में डाल दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे आपने सबको मिला के क्या कर दिया, एक स्फीयर बना दिया। तो क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस स्फीयर के अंदर ही रहेंगे। बात समझ आ गई? और जो नॉर्मल बॉन्ड है वो स्फीयर के बाहर रहेंगे। बात समझ में आ रही है? समझे कि नहीं समझे? तो अगर मेरे को 3 पोटेशियम बनाने का, तो मैं इधर बनाऊं इसके बाहर। अब ये पूरा मेरा कंपाउंड तैयार हुआ। क्या ये आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हो ये चीज को? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो बाहर का ब्लू सर्कल है, इसमें मेरे सिंपल आयन्स, इसमें मेरे काउंटर आयन्स रहेंगे। क्या ये समझ में आया? बाहर के ब्लू सर्कल में कौन रहेगा मेरे? कौन रहेंगे बच्चों? काउंटर आयन्स रहेंगे। और अंदर वाला जो ब्लैक सर्कल है उसके अंदर कौन रहेगा? मेरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि कॉम्प्लेक्स रहेगा। और ये दोनों मिलाकर मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बना के दिखाया किसका? एक एक्चुअल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी समझा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आइडेंटिफाई कैसे किया? स्क्वायर ब्रैकेट से। और आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी समझा, कैसे आइडेंटिफाई किया? स्फीयर से। क्लियर हुई बात? बोलो हाँ या ना। तो यहां पर हमने ये देखा कि कौन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, और वो उसको स्फीयर में कैसे समझना है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे समझना है। जो सेंट्रल मेटल आयन है या एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। CMA जो है मेरा, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हेंस वो एक्सेप्टर। ये सारी चीजें मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख दी है बाय द वे। CMA मेरा एक्सेप्टर है, बिकॉज वो डेफिशिएंट था, उसको कमी थी भाई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है? और जो वाइल द लाइगेंड्स विल बी द डोनर्स। ठीक है, ये भी बरोबर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग अ सेंट्रल मेटल एटम इन द सेंटर आर कॉमन। मतलब हमारे सिलेबस में सारे के सारे वैसे ही हैं कि सेंटर में उसके बीचों बीच क्या है? मेटल का कोई एटम या आयन है। ठीक है? और फिर डोनर कौन है हमको वो पहचानना है, बस वो इतनी मेन बात है। सिस्प्लैटिन का वेरिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला कीमोथेरेपी का जो ड्रग हमने बोला ना, ये यहां पे कौन सा वाला बता रहे हैं? देखो ध्यान से, प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन। यहां पर प्लैटिनम के ऊपर 4 लाइगेंड लगे हुए। कितने लाइगेंड लगे हुए बच्चों? 4 लाइगेंड। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर आ गया। समझ रहे हो? यहां पे बाहर कोई काउंटर आयन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। पूरा का पूरा क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें अमोनिया का मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होता है। अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है NH3, आप कभी चार्ज लिखते हो NH3 पे? नहीं। अमोनिया का मॉलिक्यूल कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। प्लैटिनम 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, क्लोरीन 2 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ओवरऑल पूरा कैसा हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। समझ गए बात को? प्लैटिनम और क्लोरीन ने एक दूसरे के चार्जेस को क्या किया? कैंसिल। ठीक है, बट इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को देख के आपके दिमाग में स्ट्रक्चर क्या पैदा हुआ? स्ट्रक्चर ये वाला पैदा हुआ। अब आपको समझेगा कि अच्छा ये टेक्स्ट बुक में ऐसा क्यों बना है। समझा? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग? वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्लैटिनम को अमोनिया ने भी 2 लोन पेयर, 2 अमोनिया ने भी अपने अपने लोन पेयर दिए और 2 क्लोरीन ने भी अपने अपने लोन पेयर दिए। क्या ये बात समझ में आई एवरीबॉडी? और यहां पर पूरा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ बच्चे लोग? पूरा का पूरा क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर तैयार हुआ। तो यहां पर प्लैटिनम को कितने लाइगेंड मिले? अगर मैं आपको यह आइडेंटिफाई करने बोलूं इस केस में, तो आप बोलोगे इसको 4 लाइगेंड मिले। क्या मिले? 4 लाइगेंड। 4 लाइगेंड मतलब 4 लोन पेयर मिले बच्चों। 4 लाइगेंड मतलब 4 लोन पेयर, मतलब टोटल उसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ये क्लैरिटी के साथ आपको समझना है जरा।
समझे? और ये एंट्रेंस के हिसाब से, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एंट्रेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? तो ध्यान से अपने को देखना है कि वो बॉक्स में जो बना रहा है वो क्या ड्रॉ करके दे रहा है अपने को, ठीक है? अब यहां तो उन्होंने बॉक्स बनाया ही नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, तो आप बॉक्स ढंग से बना लो, ठीक है ना, कि वो कौन सा वाला रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को? तो आपको ये भी रियलाइज होगा कि सेम मेटल के लिए अलग अलग नंबर ऑफ लाइगेंड्स की पॉसिबिलिटी भी बनती है। प्लैटिनम कभी 2 लाइगेंड लेके भी आ सकता है, प्लैटिनम कभी 4 लाइगेंड लेके भी आ सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों? यस, चलो, तो यहां पर इन सिस्प्लैटिन, अब ये जो सिस्प्लैटिन ये दिखा रहे हैं उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि 2 अमोनिया और 2 क्लोराइड, ये दोनों दो अमोनिया के लाइगेंड है और 2 क्लोराइड के लाइगेंड है, मतलब टोटल कितने? 4 लाइगेंड है, और चारों ने अपने अपने लोन पेयर दिए। समझ रहे हो बात को? क्या किया? चारों ने अपने अपने लोन पेयर दिए। किसको? प्लैटिनम को। अच्छा, ये प्लैटिनम के साथ में ये जो लिखा हुआ है रोमन नंबर में 2, ये क्या है? अगर आप ये सोच रहे हो कि ये क्या है बॉस, तो ये है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। रोमन नंबर में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जस्ट 1 सेकंड, सॉरी, ओके, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखने का एक नोटेशन था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमने रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा है। रेडॉक्स में हमने पढ़ा था, इसको हम स्टॉक नोटेशन बोलते थे। और मैंने ये बोला भी था कि इसको, ये स्टॉक जो नाम है, ये अल्फ्रेड स्टॉक जो ये थे साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे उन्होंने बताया था ये कि आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे करो, आप एक रोमन नंबर के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर के हिसाब से लिख दो मेटल के आगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्टॉक नोटेशन बोलते हैं, ठीक है? आगे इसके बारे में भी और डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहां यूज होता है। तो ये बेसिक आइडिया सबको समझ में आ गया बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑल दैट इज ओके। लाइगेंड मतलब क्या? एक वर्ड में कोई पूछेगा लाइगेंड एटले शू, तो क्या बोलोगे? लाइगेंड का मतलब क्या है? एक वर्ड में लाइगेंड का मतलब बोलोगे डोनर। लाइगेंड का मतलब क्या बोलोगे? डोनर। और सेंट्रल मेटल एटम का मतलब एक्सेप्टर। एक शब्द में आंसर आना चाहिए, एक वर्ड में। अच्छा, लाइगेंड का टाइप्स ऑफ लाइगेंड, ये ऐसे क्यों आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो मार्किंग दे रहा हूं बहुत ध्यान से सुन लेना, समझ लेना और उतना ही लिखना। टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। तो लाइगेंड्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स। कैसे क्लासिफाई करते हैं उनको हम लोग? मोनोडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। नाम रिपीट करेंगे सब लोग। क्या 2 टाइप्स हैं बच्चों? मोनोडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। डिपेंडिंग ऑन कितने वो डोनेट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेंगे, उसके ऊपर उसका नाम रखा मोनोडेंटेट या पॉलीडेंटेट। अब डेंटेट ये वर्ड से आपके ध्यान में क्या आ रहा है? डेंटेट दांत, सर डेंटिस्ट है, सबको मालूम ही है, डेंटल है ना। डेंटेट दांत से आपको आया, दंत, संस्कृत के शब्द दंत से आ गया डेंट और फिर वो बन गया डेंटेट। तो कुछ बच्चे सोचते सर ये केमिस्ट्री में डेंटल कहां से आ गया? तो समझो जरा बात को। क्या ये आपको ये प्लैटिनम जो सिस्प्लैटिन मैंने यहां ड्रॉ किया है, क्या आपको देख के ऐसा लग रहा है कि वो प्लैटिनम को चारों बाजू से ना लाइगेंड ने ऐसा जकड़ लिया, पकड़ लिया, दिख रहा है? जैसे वो हिंदी पिक्चर में हीरो वो धर्मेंद्र को बांध के वो बोलता है ना, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, वैसे वाला 2 साइड से बांध देता नहीं क्या हीरो को? वैसे आप ये इमेजिन कर पा रहे हो बच्चों कि लाइगेंड ने क्या किया? ऐसा ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया सेंट्रल मेटल एटम को। यस और नो? तो ऐसे जैसे आप दांत से पकड़ लेते हो ना, तो वहां से एक्चुअल, आई एम नॉट जोकिंग, द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ द टर्म मोनोडेंटेट, जो एक बाजू से पकड़ता है, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पकड़ रहा है, उसका नाम है मोनोडेंटेट। जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पकड़ेगा उसको क्या बोलोगे? बाइडेंटेट। लॉजिकल? बोलो हाँ या ना? इजीली समझ में आ रहा है सबको? एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो मोनोडेंटेट, 2 पेयर्स देगा तो बाइडेंटेट, 3 पेयर्स देगा तो
ट्राइडेंटेट, 6 पेयर्स दे देगा तो हेक्साडेंटेट, है ना। तो मोनो मतलब एक सिंगल, और बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्सा सब जो भी है ये सब किस में आ गया, पॉलीडेंटेट में आ गया। समझ में आई बात, सिंपल हो गया। अब समझो, अब देखो टेक्निकल भाषा क्या है, टेक्निकल भाषा क्या है। डेंटेट क्यों बोला ये मैंने समझा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आपको हिस्ट्री बताऊंगा ना उस शब्द की तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर याद नहीं रह रहा तो इमेजिन करो मैंने ड्रॉ जैसा किया हुआ है कि प्लैटिनम को पकड़ा हुआ है अमोनिया और क्लोरीन ने, ऐसे जैसे दांत से पकड़ लिया वैसे, ठीक है ना, वैसे याद रखना, ठीक है। मोनोडेंटेट क्या बोलता है, अ मोनोडेंटेट लाइगेंड इज द वन वेयर सिंगल डोनर एटम इज गोइंग टू हैव और गोइंग टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। समझे, एक डोनर एटम है और वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, बात खत्म। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों आप, उसको आप बोलेंगे मोनोडेंटेट लाइगेंड। और ये भी एक सिंपल सिंपल सा क्या है, डेफिनेशन है, 1 मार्क के लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है आपके थियरी पेपर में। कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स कौन से, Cl माइनस, OH माइनस, Cn माइनस। यू विल नोटिस दैट मोस्ट ऑफ देम कैरी माइनस चार्ज, व्हाई, बिकॉज दे आर सपोज टू बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, राइट, ऑफ कोर्स, है ना। अच्छा न्यूट्रल भी होते तो भी चल जाता, कोई कोई ऐसे भी है जो न्यूट्रल है फिर भी उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, जैसे पानी, वाटर मॉलिक्यूल, ये तो न्यूट्रल होता है ना, बट ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, और अगर इस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर दे दिया तो वो मोनोडेंटेट। क्या ये बात जारी भेजे में एवरीबॉडी। जैसे कि अमोनिया, अमोनिया क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्या बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर ऑफ कोर्स अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। बाइडेंट वो क्या कर रहा है, अमोनिया क्या कर रहा है, लेकिन एक अमोनिया मॉलिक्यूल तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ना, तो अमोनिया ने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो क्या है वो मोनोडेंटेट है। एक लाइगेंड ने एक ही एटम के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं। एक लाइगेंड ने एक एटम के थ्रू, तो अमोनिया मॉलिक्यूल ये लाइगेंड है, जरा क्लैरिटी के साथ समझना, ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों। अमोनिया का पूरा मॉलिक्यूल क्या है, लाइगेंड है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन का एटम है वो डोनर है, और वो एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो वो मोनोडेंटेट है। समझ में आई बात क्लैरिटी के साथ एवरीबॉडी, यस और नो। पानी के मॉलिक्यूल में अकेला कौन है डोनर, ऑक्सीजन ना, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, एक ही ना, तो मोनोडेंटेट। क्या ये क्लैरिटी के साथ भेजे में गया, बोलो हाँ या ना। किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, बढ़िया, ठीक है। आगे आते हैं पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स पे। तो पॉली का मैंने जैसे एग्जांपल आपको ऑलरेडी बोल दिया कि 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं। तो पॉलीडेंटेट लाइगेंड में 2 और मोर डोनर एटम्स होंगे लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जांपल देव गिवन यू इथिलीन डायमाइन और ऑक्सलेट, these are examples of bidentate ligands। bidentate ligands को आप ब्रैकेट करके क्या लिखोगे, बाय मतलब क्या, तो इसमें मैं ऐसे लिखूं 2 डोनर एटम्स, बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी, क्या लिखेंगे 2 डोनर एटम्स। अब जरा यहां पर थोड़ा सा नजर मारो, नजर लगाओ इसमें, नजर डालो इस पे, किस पे, पहले एग्जांपल पे, इथिलीन डायअमाइन, क्या नाम है, इथिलीन डायअमाइन। ये जो लाइगेंड है, ये जो लाइगेंड है इथिलीन डायअमाइन, इसको आप शॉर्ट में लिखोगे EN, स्मॉल में क्या लिखोगे बच्चों, शॉर्ट में EN, बाजू में मेंशन करो। सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक में बाजू में क्या मेंशन करेंगे, स्मॉल, कैपिटल लेटर में मत लिखना, स्मॉल EN, समझ लो बात को। अच्छा इथिलीन है मतलब मैं बोलूं CH2 था, और डायअमाइन है 2 NH2 है, बोलो हाँ या ना, 2 NH2 है, और नाइट्रोजन के पास क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर होता है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने डोनर एटम दिख रहे हैं आपको, 2, तो ये बाइडेंटेट है, सिंपल, क्लियर हो गई बात, बोलो हाँ या ना। ये जो इथिलीन डायअमाइन है, ये जो रेड कलर के सर्कल में है, ये पूरा का पूरा एक बाइडेंटेट लाइगेंड की तरह काम करेगा। मतलब कि इसके कांटेक्ट में कोई मेटल का एटम आया, इसके कांटेक्ट में कोई मेटल का एटम आया, समझो इसके कांटेक्ट में M नाम का एक मेटल का एटम आया, तो क्या होगा, इसको यहां से भी एक लोन पेयर मिलेगा और यहां से भी एक लोन पेयर मिलेगा। समझ गए बात को, विद इन दिस मॉलिक्यूल 2 डोनर मिल गए उसको,
विद इन दिस मॉलिक्यूल 2 डोनर मिले। क्लियर हो गई बात? इथिलीन डायमाइन इज स्मॉल en, ये मत भूलना, ये लिख के रखना। सिमिलरली आ जाता है ऑक्सलेट आयन। आप लोग को याद होगा मैंने ऑक्सैलिक एसिड जब एल्डिहाइड कीटोन के बेसिक्स में सिखाया ऑक्सैलिक एसिड, तब ये मेंशन किया था कि ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सलेट कोऑर्डिनेशन में काम आने वाला है, बोला था, याद करो। अच्छा, यहां पर और एक पते की बात बताता हूं, इसको ऑक्सलेट नहीं बोलने का, इसको क्या बोलने का? ऑक्सलेटो। क्या बोलने का? क्या बोलने का? ऑक्सलेटो। ऑक्सलेट नहीं बोलने का, क्या बोलने का बच्चों? ऑक्सलेटो। मतलब ऑक्सा आओ लेटो, थक गए होगे, वैसा वाला बकवास जोक। बट ऑक्सलेटो क्यों बोलना है? क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बोलता है कि जो लास्ट का ई है ना, उसको हटा के ओ लगाओ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अलग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। ये ध्यान में, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना, आगे और क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सलेट नहीं, ऑक्सलेटो बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। यहां पे उन्होंने एग्जांपल दे दिया C2O4 माइनस। काय को C2O4 माइनस? कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझता कि ये C2O4 का माइनस कहां से आया, बट तुम लोगों को मैंने ऑक्सैलिक एसिड तो सबको सिखाया है, COH सबको आता है, यस और नो? ऑक्सैलिक एसिड बच्चों, तो H प्लस हटा दो, क्या बचा? देखो CO माइनस हुआ C2O4 2 माइनस, हुआ कि नहीं हुआ? कोई रॉकेट साइंस है क्या? समझ गए सब लोग? मैं ये यहां पे ऐसे ड्राइंग रहने देता हूं, आप अपने टेक्स्ट बुक में ड्रॉ कर लो, चाहिए तो आपके भी रेफरेंस के लिए। तो यहां पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा कि ऑक्सलेटो का जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, वो अपने क्या करेगा, दोनों ऑक्सीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और बात खत्म, बाइडेंटेट लाइगेंड की तरह वो काम करेगा, ठीक है। एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल है जो हर एंट्रेंस एग्जाम में हर लेवल पे पूछा जाता है, भले वो सीईटी हो, जेई हो, मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, कुछ भी एग्जाम हो, ये पूछा ही जाता है। और वो है ये पूरा का पूरा जो बड़ा सा लाइगेंड आपको दिख रहा है ये। और इसकी यूनिक बात ये है कि दिस इज अ हेक्साडेंटेट लाइगेंड। क्या है ये बच्चों? आपके पूरे सिलेबस में ये एक ही ढंग का एग्जाम्पल है जो हेक्साडेंटेट वाला प्रॉपर बड़ा एग्जाम्पल है। कौन सा वाला है? हेक्साडेंटेट का EDTA। क्या नाम है बच्चों? EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। जिन बच्चों को इसका फुल फॉर्म नहीं समझ में आया वो यहां फोकस करना। E इथिलीन, D डायमाइन, T टेट्रा एसीटेट A, EDTA। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अब जरा स्ट्रक्चर समझना। स्ट्रक्चर यहां देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मतलब इज्जत से सच अगर सच बोलोगे तो आप बोलोगे हाँ सर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अब देखो स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, एकदम मजेदार स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करते हैं। पूरा नाम क्या है? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। क्या समझ में आया? अच्छा इथिलीन होगा, सर हमको इथिलीन बनाने आता है, क्या है? CH2 इथिलीन। आप बोलोगे सर यहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, हाँ ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड बनाओ, तोड़ो, ठीक है। इथिलीन डायअमाइन है, अच्छा सर इसके ऊपर ना नाइट्रोजन NH2, यहां पे नाइट्रोजन NH2। इथिलीन डायअमाइन वाला पार्ट खत्म। ये नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। समझ में आ रही बात? 2 एसीटेट लगा दो, बात खत्म, तुम्हारा सेट हो गया स्ट्रक्चर। समझे कि नहीं समझे? तो स्ट्रक्चर है बड़ा सिंपल, वो देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत इजी है। देखो अभी फिर से बनाता हूं, तो स्टेप बाय स्टेप देखो, एकदम अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना जरा। और खास करके जेई वाले स्टूडेंट्स को 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाऊंगा जो एनसीईआरटी में दिए हुए, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। देखो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, तो CH2, मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूं, रुक जाओ, हाँ CH2 ये तो ठीक है। अब इसके ऊपर आपने एक नाइट्रोजन लगा दिया और इसके ऊपर आपने एक नाइट्रोजन लगा दिया। अब एक चीज का जरा ध्यान देना कि एसीटेट आयन बनाते वक्त आप लोगों की टेंडेंसी हमेशा ये होती है कि हम लोग एसीटेट ऐसा बनाते हैं, करेक्ट? CH3CO-, सबको आता है एसीटेट बनाने। अगर इतना भी नहीं बनाने आता है तो फिर 2 साल पढ़ाई करके फायदा क्या हुआ?
है ना, CH3COO माइनस, इतना तो आई एम श्योर सबको आता है, ठीक है बच्चों, CH3COO माइनस। बट यहां पे ऐसा नहीं बनाना है एसीटेट, जरा यहां पे फोकस करना बच्चों, जरा यहां पे फोकस करना प्लीज, इसमें गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर जो इस CH3 का एक हाइड्रोजन है ना, ये भी रिप्लेस करना है। क्या समझे आप लोग? एसीटेट का अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर तुम यहां से बॉन्ड बना दोगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां से बॉन्ड बना लेते हैं, बोलते सर वहां बॉन्ड फ्री है ना, हम वहां से बनाएंगे। अरे गधे, तू वहां से बॉन्ड बना देगा तो फ्री कहां होगा, वो एंड फ्री नहीं होगा ना डोनेट करने के लिए। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये एंड जो है माइनस चार्ज वाला, इसको रखना है, इसको प्रिजर्व करना है। कैसे प्रिजर्व करोगे? बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप। क्या एक दिमाग में गया? तो स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो बच्चों ध्यान से, स्ट्रक्चर ऐसा है, CH2COO माइनस और CH2COO माइनस, ये है दो एसीटेट यहां हो गए और दो एसीटेट यहां हो गए। क्या ये बात थोड़ी क्लैरिटी के साथ आप लोगों को समझ में आई? सबको बोलो हाँ या ना, एवरीबॉडी। और प्लीज इसको फोकस करके समझना, ये आसान नहीं है, उतना इजी नहीं है कि एक बार में देख के समझ जाए। नहीं समझ रहा है तो पूछो, समझो, ठीक है। तो कौन कौन डोनर है मैं आपके लिए वो भी हाईलाइट कर देता हूं। 6 एटम डोनर है, पता चल गया कौन? 2 तो नाइट्रोजन ही हो गए, 2 तो नाइट्रोजन ही हो गए, और ये जो 4 ऑक्सीजन यहां वाले कोने वाले जो ऑक्सीजन है ना, ये भी डोनर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितने हुए टोटल गिनो? 6 हो गए, हेक्साडेंटेट हो गया, इजी, यस और नो। नाम आपको पता चल गया सबको, EDTA, फुल फॉर्म पता चल गया, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया, कैसे ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया, इजी कर दिया स्ट्रक्चर को, ठीक है। 6 आपको लाइगेंड मैंने सामने सामने मार्क करके दिखा दिए, ये भी सही है। अब जरा 2 पॉइंट इसके नोट करना, थोड़ा सा एंट्रेंस हायर लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। EDTA जो है, इट इज अ चीलेट लाइगेंड। क्या बोलते हैं इसको? चीलेट लाइगेंड। बहुत लोग इसको कीलेट लाइगेंड भी बोलते हैं, CH को क प्रोनाउंस करते हैं, कीलेशन, कीलेशन बोलते हैं, अमेरिकन कॉल इट कीलेशन, वी कॉल इट चिलेशन, व्हाटएवर। चिलेट लाइगेंड और कीलेट लाइगेंड क्या बोलते हैं बच्चा लोग? कीलेट लाइगेंड। आप पूछोगे सर ये क्या होता है कीलेट लाइगेंड? अब अगला ये आपका सवाल आएगा कि सर ये कीलेट लाइगेंड क्या होता है। तो क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये हेक्साडेंटेट है, तो ये क्या करेगा कि जब ये मेटल को पकड़ेगा तो बहुत अच्छे से पकड़ेगा, क्योंकि इसके तो 6 जगह से पकड़ रहा है ना ये, समझ रहे हो? जो मोनोडेंटेट बाइडेंटेट में क्या बोला था, मोनोडेंटेट एक तरीके से पकड़ता है, बाइडेंटेट 2 जगह से पकड़ता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 6 जगह से ऐसा ट्रैप करेगा मेटल को बीच में? बोलो हाँ या ना। तो ये जो ट्रैप करके निकालता ना, ऐसे पकड़ के निकालता ना मेटल को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीलेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? क्या बोलते हैं? कीलेशन, CHELATION। अब आप पूछोगे सर ये कीलेशन क्या होता है? अगला सवाल ये होगा, सर ये कीलेशन क्या होता है भाई? तो जब आपके पास हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी आइसोटोप्स, हैव यू ऑल हर्ड ऑफ हैवी आइसोटोप्स? जैसे हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप ड्यूटेरियम है, जैसे अलग अलग मेटल्स के हैवी फॉर्म्स होते हैं, या हैवी आयॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन का N14 जो मतलब ये वैरायटी होता है, N15 वैरायटी है ना, ऑक्सीजन की O18 वैरायटी, ऐसे अलग अलग वैरायटीज होती है ना, इसमें से कुछ रेडियो एक्टिव भी होते हैं। ये जो हैवी आयॉन्स है ना, ये अगर किसी सॉल्यूशन में है, ध्यान से सुनना, हैवी आयॉन्स अगर किसी सॉल्यूशन में है तो उनको ट्रैप करके निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे? आप EDTA यूज करोगे, चिलेटिंग एजेंट यूज करोगे। क्या यूज करोगे आप? चिलेटिंग एजेंट। समझ में आ रही बात? तो EDTA अच्छा चिलेटिंग एजेंट। अब इमेजिन करो कि आप केमिस्ट्री लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपको बड़ा ब्रूस बैनर बनने का शौक चढ़ा है, आप कुछ रेडियो एक्टिव, ब्रूस बैनर कौन है? अपना हल्क, हाँ, तो बड़ा आप कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल लेके आप कुछ स्टडी वडी करने लगे, और आपने देखा अच्छा सॉल्यूशन है जिसमें ना कोई पार्टिकल्स है, हैवी मेटल के, लेड वेड के पार्टिकल्स हैं, हाँ, और आपको चाहिए कि उस सॉल्यूशन में से मैं वो निकाल लूं, वो पार्टिकल्स में निकाल लूं, या प्लूटोनियम है, रेडियम है, ऐसा कुछ है अंदर, समझो,
या इमेजिन करो आपके स्किन पे लग गया, चलो हैवी मेटल आपके स्किन पे लग गया, हाथ पे लग गया एक्सपेरिमेंट करते वक्त, प्लूटोनियम लग गया, रेडियम लग गया, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू, यस और नो? हाउ विल यू रिमूव इट? क्या करोगे? साबुन से हाथ धोगे? सैनिटाइजर लगाओगे? नहीं ना। तो आपको कुछ स्पेशल मटेरियल चाहिए होगा जो उस हैवी मेटल को खींच के निकाले, बोलो हाँ या ना। तो वो है स्पेशल मटेरियल, है चिलेट मटेरियल या ये किलेट मटेरियल। जा रहा है दिमाग में, जा रहा है मैं जो इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं? अच्छा इमेजिन करो किसी ने हैवी मेटल की, किसी को पॉइजनिंग हो गई, किसी ने हैवी मेटल का सॉल्यूशन पी लिया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, कैसे बचाओगे? ईडीटीए है कि नहीं? या आपके वाटर सप्लाई में किसी ने टॉक्सिक मेटल्स डाल दिए पानी में, जो आपके घर पे पानी आता है उसमें किसी ने डाल दिए, कैसे निकालोगे? ईडीटीए। समझ रहे हो ईडीटीए कितना इंपॉर्टेंट है? समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो इट इज अ चिलेट लाइगेंड और आई कैन कॉल इट अ चिलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको? चिलेटिंग एजेंट। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कीलियोस बेसिकली, जो हार्ड शेल होती है ना। अब मैं बहुत ज्यादा ही साइंस में घुस रहा हूं, इग्नोर करना है तो कर सकते हो, ठीक है, मेरे अंदर का नर्ड जाग जाता है। जो हार्ड शेल होती है ना, केकड़े और स्कॉर्पियन के ऊपर हार्ड शेल होती है ना, कैलकेरियस शेल, वहां से वो वर्ड आता है हाँ कीलियोस, वहां से वर्ड आता है वो। और ये केकड़े जैसा दिख रहा है तुम लोग को, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, सब पकड़ता है ना मेटल को और निकालता है वहां से, तो ये सॉल्यूशन में से निकालता है। अब तुम लोग को इमेजिनेशन आएगा, अरे हाँ यार सर ये तो सही बोल रहे हो आप यार, तो दिख रहा है ये वैसा, तो ये वहां से निकालता है, इसलिए इसको किलेटिंग एजेंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एजेंट है फॉर व्हाट? ये दो पॉइंट ध्यान में रख लेना। किलेटिंग एजेंट ये तो समझ में आया, इट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ heavy metals और heavy isotopes from solutions। एक तो पहली बात ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो रोल है, जो मेरे को चाहिए कि आप स्टार मार्क करके लिखो, वो है वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स में ये यूज होता है। कहां यूज होता है? वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स में। इनफैक्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता देता हूं, जब आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जाते हो, आप नो मैटर आप कोई भी इंजीनियरिंग करो, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री कॉमन होता है, सबको आता है। उस पहले साल के पहले सेमेस्टर का सबसे बड़ा चैप्टर है वाटर, 150-200 पेज का चैप्टर है वो, और उसमें 7-7 मार्क के न्यूमेरिकल आते हैं ईडीटीए से वाटर प्यूरिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लेवल पे, मतलब 12th के लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, जब इंजीनियरिंग में पहुंच जाओगे, आईआईटी में पहुंच जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाओगे, वहां से नहीं समझ में आएगा तो मेरे को आके पूछ लेना, वो सम्स बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स में ये यूज होता है, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? ईडीटीए के बारे में डिटेल सब क्लियर हो गई बच्चा लोग, ठीक है। मैं बहुत आराम से जा रहा हूं, बहुत एकदम डिटेल में जा रहे हैं अपन, हर एक चीज को समझ के करना, ध्यान से देखना। तो ईडीटीए आपको समझ में आ गया कि हेक्साडेंटेट लाइगेंड है। इसमें हेक्साडेंटेट क्यों है? क्योंकि 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, ये 6 के 6 मिलके क्या देंगे? एक लोन पेयर देंगे, तो ये हेक्साडेंटेट हो गया। क्लियर हो गई बात? चलो अगला एक और वैरायटी है आपका, अगला वैरायटी। अब ये नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ध्यान से देखना, ये नंबर पे नहीं है, ये वाला एक यूनिक वैरायटी है। ये है यूनिक वैरायटी कॉल्ड एम्बीडेंटेट लाइगेंड। यूनिक वैरायटी कौन सी है बच्चा लोग? कौन सी वैरायटी है? एम्बीडेंटेट लाइगेंड। ये इंपॉर्टेंट एसएक्यू है आपके थियरी पेपर के हिसाब से भी, और एम्बीडेंटेट लाइगेंड पे एमसीक्यू भी बहुत आते हैं। तो पहले तो जरा ये बताओ कि एम्बी या एम्फी, ये वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? एम्बी, एम्फीबियन जानवर होते हैं जो पानी में भी और लैंड में भी रह सकते हैं, करेक्ट। तो एम्बी या एम्फी ये वर्ड होता है बोथ। एम्बी या एम्फी ये वर्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है बोथ। तो इससे आपको मीनिंग समझ में आ गया कि ये वो लाइगेंड है जो देगा तो एक ही लोन पेयर। क्या देगा? देगा कितना लोन पेयर? एक ही, लेकिन इस एटम से भी दे सकता है, इस एटम से भी दे सकता है। मतलब इस लाइगेंड के पास दो एटम्स हैं। जरा बात को ध्यान से समझना,
इस लाइगेंड के पास क्या है, दो एटम्स हैं, दोनों साइड से पॉसिबल है लोन पेयर देना। जैसे मुझे तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना, मैं राइट हैंड से दूं या लेफ्ट हैंड से दूं, मेरे दोनों हाथ में लोन पेयर है, मैं ये हाथ भी बढ़ा सकता हूं, ये हाथ भी बढ़ा सकता हूं, मैं जो हाथ बढ़ाऊं उसके हिसाब से मेरी बॉन्डिंग होगी। बात समझ में आ रही है? मैं अल्टीमेटली तुमको एक ही लोन पेयर देने वाला हूं, ये बात में कुछ गलती मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एम्बीडेंटेड को बाइडेंटेड बोल देते हैं। नहीं भाई, वो दोनों हाथ से एक साथ बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं, उसकी क्लैरिटी है, बॉस मैं दूंगा एक ही लोन पेयर, लेकिन मैं कौन से हाथ से दूंगा ये चॉइस है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आई शो यू विद एग्जांपल। साइनाइड को ध्यान से देखो। किसको देखोगे? साइनाइड। अब तुम लोग साइनाइड को 2 साल से पढ़ रहे हो, मैं तो तुमको हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, हजारों साइनाइड पढ़ा चुका हूं। एल्डिहाइड कीटोन में HCN का एडिशन रिएक्शन भी पढ़ा दिया सबको, है कि नहीं? तो साइनाइड तो आपको आता है सब बच्चों को। जरा साइनाइड पे फोकस करना। कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन के साथ, करेक्ट बच्चों? कार्बन ने क्या किया? 3 बॉन्ड बनाए, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन ने तो बना लिए क्या? 3 बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर बचा। अग्रीड? नाइट्रोजन गैस क्या होता है? 3 बॉन्ड एक लोन पेयर होता है, सब लोग एग्री करते हैं? यस, नाइट्रोजन गैस है। अब इस पूरे साइनाइड के पास क्या था? एक माइनस चार्ज था, बोलो हाँ या ना? कार्बन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था ना अभी तक, क्योंकि उसने 3 ही बॉन्ड बनाए, खुद का एक इलेक्ट्रॉन बचा था, प्लस माइनस चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास भी एक लोन पेयर है। तो अब वो बोलता है अच्छा, जब साइनाइड से तुम लोन पेयर मांगने आओगे तो बोलता है भाई ठीक है, चॉइस दे रहा हूं तेरे को, ध्यान से सुनना, चॉइस दे रहा हूं, कार्बन से लोन पेयर लेगा कि नाइट्रोजन से लेगा? दोनों से नहीं मिलेगा, दोनों में से किसी एक से मिलेगा, लेकिन बॉन्डिंग के लिए तुमको कौन सी साइड से आने का है ये चॉइस मिल रही है। इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड। नाम समझ में आया? एम्बी क्यों बोला? क्योंकि दोनों साइड से आ सकता है। एम्बी एक्चुअली शब्द का मतलब होता है राइट एंड लेफ्ट बोथ। जैसे मैंने आप लोगों को कहानी जरूर सुनाई होगी लियोनार्डो डा विंची की, वो एक हाथ से लिखते थे, एक हाथ से पेंटिंग करते थे। मैंने सब बच्चों को ये कहानी सुनाई है ना। ही वॉज एन एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन। तुम लोगों ने सबने 3 इडियट्स देखी है, वो वायरस अपना बोमन ईरानी 2 हाथ से लिखता है ना, वैसे इंसान को इंग्लिश में एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। एम्बी मतलब राइट एंड लेफ्ट बोथ। तो यहां पर आप ये अप्रिशिएट करोगे कि अच्छा, कि जब इसको डोनेट करने की बारी आएगी तो ये नाइट्रोजन की तरफ से भी कर सकता था, कार्बन की तरफ से भी कर सकता था, बट नेवर बोथ। ये ध्यान में रखना बच्चों। तो क्या ये मोनोडेंटेट की कैटेगरी में आया क्या? बोलो हाँ या ना। मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक टाइम पे एक ही देगा, बोलो यस और नो। यस, तो ये आया तो मोनोडेंटेट की कैटेगरी, ठीक है। ये स्पेशल कैटेगरी है मोनोडेंटेट के अंदर भी। ये कभी भी दोनों देगा क्या? नहीं। अच्छा, तो इससे ना आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी कि सर हम लोग ना डे 1 से पढ़ रहे हैं साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड। एक में आप ऐसा पढ़ाते हो सर कि RCN बनता है, एक में पढ़ाते हो RNC बनता है। समझा कि दोनों साइड से बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए साइनाइड आइसोसाइनाइड। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? बोलो हाँ या ना। तो बस यही तो है, यही तो है कि नहीं? बढ़िया। यस। तो एम्बीडेंटेड लाइगेंड के 3 ढंग के एग्जाम्पल है, आप हर लेवल के लिए आप वो लिख के रख लो। 3 एग्जाम्पल में आपका पूरा का पूरा एम्बीडेंटेड लाइगेंड सॉर्टेड हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल कौन से हैं? एक है साइनाइड और उसका भाई आइसोसाइनाइड, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है NO2 और ONO। दूसरा कौन सा है? NO2 और ONO। कैसे? देखो, NO2 ऐसा दिखता है बच्चा पार्टी, NO2 ऐसा दिखता है, यस और नो? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो या तो नाइट्रोजन देगा या ऑक्सीजन देगा। समझो नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्डिंग हुई तो NO2 बोल दिया, समझो ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्डिंग हुई तो ONO, ऐसा बॉन्डिंग हो गया। मैंने HDA चैप्टर में यह सिखाया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बड़ा टेबल लिखवाया था ना। एक में एल्काइल नाइट्राइड बन रहा था, एक में नाइट्रो एल्केन बन रहा था। तो एक एग्जांपल हो गया हमारा साइनाइड आइसोसाइनाइड, दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा NO2 और ONO, तीसरा एग्जांपल हमारा हो गया SCN और NCS। SCN और NCS, ठीक है। अब इसका जरा मतलब भी समझ लेते हैं, तो द ligands which have 2 donor atoms
एंड यूज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ आइदर ऑफ दोज एटम्स। है उनके पास दो ऑप्शन, वो दो में से एक ही यूज करेंगे। ये मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एम्बिडेंटेड लाइगेंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द लाइगेंड NO2 आइदर थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सो अगर नाइट्रोजन के थ्रू हुआ तो ऐसा बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के थ्रू हुआ तो ऐसा बॉन्ड बनेगा मेटल के साथ। यहां पर क्या हुआ, यहां पे नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, यहां पे क्या हुआ, यहां पे ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया। सिमिलरली SCN, अच्छा आपको अब क्यूरियोसिटी ये होगी सर इसके नाम, तो SCN का नाम है थायो। सल्फर को हम लोग थायो बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड सबको सिखाया है, थायो है ना, थायो पता ही है। थायो एसिड्स भी हैं हमारे पास, पी ब्लॉक में सल्फर के एसिड्स हैं, है ना, थायो। और साइनाइड को हम लोग साइनाइड नहीं बोलेंगे, साइनाइड को हम कहेंगे साइनेटो। जैसे वहां ऑक्सलेटो बताया था, इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर थायोसाइनेटो तो दो हो गए, NCS और SCN, हमको कैसे समझेगा? तो इजी कर देता हूं, थायोसाइनेटो S और थायोसाइनेटो N। समझे? जब सल्फर की तरफ से बॉन्डिंग हुई है तो कैसे दिखाओगे? थायोसाइनेटो S। जब नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्डिंग हुई है तो कैसे दिखाओगे? थायोसाइनेटो N। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो अब जरा इसका नाम बताएंगे बच्चों, इसका नाम बताएंगे, इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइटो N, और इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो O। इजी, बोलो हाँ या ना, यस और नो। ठीक है इसको भी बोल सकते हैं साइनेटो C और साइनेटो N। अच्छा कुछ लोग इसको साइनेटो और आइसोसाइनेटो भी बोलते हैं, एक ही बात हो गई, साइनाइड आइसोसाइनाइड ही था ना। ये तो अपना पुराना पहचान वाला है, ये तो अपना दोस्त है। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड था, बस नाम थोड़ा सा वो साइनाइड का उन्होंने साइनेटो कर दिया। ठीक है, जैसे वो अपन नवरात्रि में सनेडो करते हैं ना, वैसे इन्होंने क्या किया, सब जगह पे ओ लगा के साइनेटो ऑक्सलेटो यही कर दिया बस। ठीक है, आई नो इट्स अ बैड जोक बट ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू रिमेंबर, इट विल हेल्प यू रिमेंबर हाउ टू नेम लाइगेंड्स। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को? एम्बिडेंटेड क्लियर है? एम्बिडेंटेड के एग्जांपल सारे समझ में आ गए क्या? अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए बच्चों, टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये अगेन ये सारे टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो आपको थपा सब समझ में आने लगेगा। देखो क्या मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको ऑलरेडी बता दिया। क्या बताया मैंने? कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपके मेटल एटम और लाइगेंड को अगर मैं पूरा एक स्फीयर में ऐसे बना दूं तो उसको आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यस, तो मैं डिफाइन ऐसे कर रहा हूं, देखो, द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लाइगेंड्स लिंक टू इट आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते वक्त ये बताया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट में रखने का, बोलो हाँ या ना। देखो सारी आइडेंटिफाइंग फीचर शुरुआत से ही बता रहा हूं आपको मैं, ध्यान में रख लेना बच्चों। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो डायग्राम में उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलोगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में उसको स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाओगे। इसमें किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्लियर है ना? अगर इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज हुआ, ध्यान से सुनना, क्या बोला? अगर इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज हुआ तो उसको आप आयन बोलोगे, और नहीं हुआ तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलोगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? है ना? देखो, व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस स्टेटमेंट को सिर्फ रीड करो, मार्क करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट को सिर्फ रीड कर लो। क्या बोलता है? व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्राइजिंग द सेंट्रल मेटल एटम एंड द सराउंडिंग लाइगेंड्स टुगेदर ओवरऑल कैरी अ नेट चार्ज, नाउ इट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स आयंस। इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज आई विल कॉल इट कॉम्प्लेक्स कैटायन, नेगेटिव चार्ज आई विल कॉल इट कॉम्प्लेक्स एनायन। कौन सा रॉकेट साइंस? ठीक है, जो आयोनाइजेबल ग्रुप्स बाहर हैं उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? काउंटर आयंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? उनको बोलेंगे काउंटर आयंस। क्या ये बात भी मैंने आपको बता दी? आपको ये रियलाइज होगा कि मैंने यहां पे पहले ही आपके लिए सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया है। सबको ये दिख रहा है? यस, एकदम सिंपल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स था, एक था तुम्हारा काउंटर आयन। कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल एटम और लाइगेंड था। मैंने उसकी रिप्रेजेंटेशन भी यहां पर बना दी। जो ब्लू वाला सर्कल है वो तुम्हारा आयोनाइजेशन स्फीयर है। ब्लू वाले सर्कल को क्या बोलोगे?
आयोनाइजेशन स्फीयर, और ब्लैक वाले सर्कल को क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर? एवरीबॉडी? बढ़िया, ओके, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है चार्ज, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। नाउ इस चीज को यहां से तो आप सिर्फ रीड भी कर लोगे तो भी ठीक है, जस्ट रीड एंड जस्ट गो थ्रू इट, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल्स, दैट इज बेटर। हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल आप ले लो, मेरा फेवरेट, K4 FeCN 6 टाइम्स ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद बारे में पहले ये समझो कि जब इस पूरे मॉलिक्यूल, अच्छा ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये पूरा क्या है बच्चों? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप बोलोगे ठीक है सर, इसमें पोटेशियम क्या है आपका? काउंटर आयन है। काउंटर आयन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है। कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। अब जब इस पूरे कंपाउंड का डिसोसिएशन करना, अब ये बात को जरा ध्यान में रखना, इस पूरे कंपाउंड का आपने क्या करना बच्चा लोग? क्या करना है? पूरे कंपाउंड का डिसोसिएशन करना है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो बॉन्ड है वो टूटेगा क्या? मेरा सवाल को ध्यान से समझना, मैंने क्या पूछा? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसके बीच में बॉन्ड है? Fe और साइनाइड के बीच में बॉन्ड है। क्या ये बात से अग्री करते हो आप? तो वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का बॉन्ड है वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा, तो वो अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रहेगा। क्या ये बात भेजे में गई? सिंपल है, ठीक है। तो क्या टूटेगा? तो 4K+ टूटेंगे। क्या टूटेगा? 4K+ टूटेंगे। अच्छा, जब 4K+ है तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? लॉजिकली 4- चार्ज है। इसमें किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? जब इसके ऊपर 4+ चार्ज था तो इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या होगा? 4- चार्ज होगा। सवाल ही नहीं है। समझ में आ गई बात एवरीबॉडी? यस और नो? सिंपल है। तो क्या आपने आयोनाइज करना सीखा? हाँ। क्या आपको ये रियलाइज हुआ अच्छा कि जो आयोनाइजेशन स्फीयर में था, इसलिए उसका नाम वही था ना, आयोनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि वो आयोनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो डिसोसिएट नहीं होगा। क्या मैंने Fe और साइनाइड का बॉन्ड तोड़ा? नहीं तोड़ा। बात क्लैरिटी के साथ दिमाग में घुसी सबके? यस। तो अलग अलग एग्जांपल्स हमने लिखे हैं। जरा इन एग्जांपल्स के ऊपर जाने से पहले मैं एक बहुत स्टूपिड बट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे सिली मिस्टेक यहां करते हैं, विच इज स्लाइटली अनबिलीवेबल, बट करते हैं। CO is a metal named cobalt. Yes, CO is a ligand. Do you all understand the difference between the two? This is carbon and oxygen. This is cobalt का symbol. I know there are students who will write, इसमें भी गलती करेंगे, इसमें भी गलती करेंगे, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है, तो ध्यान दो। अच्छा, इसको इनऑर्गेनिक में कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते थे, ऑर्गेनिक में क्या बोलते थे? कार्बोनिल, है ना? सब लोग को मालूम है ना, कार्बोनिल बोलते थे ना। CO यही बोलते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी। क्या बोलते हो? कार्बोनिल बोलते हो। तो कैपिटल C और O लिखा रहेगा तो समझ जाओगे कार्बोनिल है, कैपिटल C और स्मॉल O लिखा रहेगा तो कोबाल्ट की बात हो रही है। इतना तो समझ पा रहे हो सब लोग? इसमें तो गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ये है Na3CO NO2 6 टाइम्स। पहला स्प्लिटिंग डिसोसिएशन बताओ कैसा होगा बच्चा लोग?
क्या आप लोग अभी ये फिगर आउट कर चुके हो? 3Na प्लस, बोलो 3Na प्लस, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट, कोबाल्ट ने नाइट्राइटो, 6 नाइट्राइटो के साथ बनाया बॉन्ड, ठीक है। ओवरऑल चार्ज क्या लिखूं? 3 माइनस, है कि नहीं? अच्छा, इसमें आपने एक और चीज नोटिस भी करी होगी कि अच्छा कोबाल्ट ने इसके साथ बनाया, सर ये एम्बिडेंटेट लाइगेंड का एग्जांपल था, कोबाल्ट ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। कोबाल्ट ने किसके साथ बॉन्ड बनाया? नाइट्रोजन के साथ। हमको कैसे मालूम? क्योंकि NO2 लिखा है। अगर उसने ऐसा लिख के दिया होता तो उसने ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर लेके बॉन्ड बनाया था। क्या ये बात क्लिक हो रही है? हाँ। तो चैप्टर को पढ़ते जाओ, समझते जाओ, एक एक चीज को क्लियर करते जाओ, और जैसे जैसे आइडेंटिफाई करते जाओगे इजी होता जाएगा। समझ पा रहे हो सब लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जांपल, अगला एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें कोई डिसोसिएशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि कोई काउंटर आयन है ही नहीं। जब काउंटर आयन है ही नहीं तो डिसोसिएट क्या करेंगे? तंबूरा, है कि नहीं? तो काउंटर आयन नहीं, तो इसमें जो है वही है, बस यही पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, यहां पे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ओवरऑल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कौन है इसमें सेंट्रल मेटल एटम? तो आप बोलोगे प्लैटिनम है, ठीक है। प्लैटिनम कितने लाइगेंड लेके बैठा है? 4 लाइगेंड लेके बैठा है। क्या लेके बैठा है? 4 लाइगेंड लेके बैठा है। इथिलीन डायमाइन कैसे टाइप का लाइगेंड था? एग्जांपल करवाया अभी, बाइडेंटेट टाइप का था। कैसा टाइप का था? बाइडेंटेट। मैं आपको एक एक कंपाउंड उठा उठा के ये बता रहा हूं कि उस कंपाउंड के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है छुपी हुई उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। बच्चों, आपको उसकी पूरी कुंडली मिल जाएगी, देख लो। अच्छा, आप बोलोगे ओके सर यहां पे प्लैटिनम था, मान लिया, सिर्फ आयन है पूरा का पूरा, ओके। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव है सर, ओके। इसमें इथिलीन डायमाइन है जो बाइडेंटेट लाइगेंड था, 2 इथिलीन डायमाइन है, मतलब टोटल कितने लोन पेयर मिले? 4 तो इथिलीन डायमाइन के द्वारा मिल गए, ओके। SCN कैसा है? सर एम्बिडेंटेट है, देगा एक ही, किसकी तरफ से दे रहा है? सल्फर की तरफ से कि नाइट्रोजन की तरफ से? सल्फर की तरफ से। तो टोटल ओवरऑल कितने लोन पेयर मिले यहां पे प्लैटिनम को? 6 लोन पेयर मिले। कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, टोटल ओवरऑल 6 लोन पेयर मिले। तो आपको रियलाइज होगा कि इस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फ्रॉम वन लुक यू कैन से सो मेनी थिंग्स अबाउट द कंपाउंड। कौन है, क्या बॉन्ड बना रहा है, कैसे बॉन्ड बना रहा है, कितने लोन पेयर ले रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें तो डिसोसिएशन करके कोई मीनिंग है नहीं, जो है वो मॉलिक्यूल एज इट इज, ये जो है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एज इट इज रहेगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। क्या इसके अंदर के बॉन्ड को ब्रेक करना अलाउड है क्या? नहीं, है ना। तो आपको, अगर आपको ये नहीं भी समझता है चैप्टर, ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनको अगर चैप्टर नहीं भी समझता है, तो आप बेसिक बेसिक चीजें करो। अच्छा हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट है, हाँ ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर के बॉन्ड को नहीं तोड़ने का, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो यार, है कि नहीं? तो कोई घोचू बच्चा भी इतना दिमाग लगा लेगा। चलो आगे देखें। अगला, अगले वाले में काउंटर आयन कैसा है? काउंटर आयन नेगेटिव है, एनायन है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स क्या है? CONH3 5 टाइम्स CO3। CO3 एक पूरा एक कार्बोनेट है। CO3 एक पूरा एक क्या है? कार्बोनेट। अच्छा, कार्बोनेट को कार्बोनेट बोलूंगा कि कार्बोनेटो बोलूंगा? कार्बोनेटो बोलूंगा ना। ये पकड़ लिया होगा अभी तक तुम लोगों ने कि सर ऑक्सलेटो, साइनेटो, तो कार्बोनेटो है कि नहीं? जो आ रहा है लपेटो बस, एटो एटो, है कि नहीं? अमोनिया को अमोनिया को बोलते हैं अमीन। अमोनिया को क्या बोलते हैं? अमीन। और वाटर को बोलते हैं aqua। वाटर को क्या बोलते हैं? aqua, AQUA, aqua। तो कुछ चेंजेस है नॉमेनक्लेचर में, आगे हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। यहां पर अगेन अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों, 5th वाले एग्जांपल में, प्यारा एग्जांपल है, एक Fe है, 5 CO है। CO का नाम क्या बताया मैंने? कार्बोनिल। CO का नाम मैंने बताया कार्बोनिल। एक Fe है, 5 CO है, तो ये पेंटा कार्बोनिल आयन है। पेंटा कार्बोनिल आयन ऐसे देखोगे आप तो, अच्छा 5 CO है, एक Fe है, दिख रहा है। ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है? पूरा का पूरा न्यूट्रल है। तो इसमें भी अगेन कोई डिसोसिएशन की बात नहीं करनी है। क्या इससे आप थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी इमेजिन कर पा रहे होंगे
आप बोलेंगे हाँ सर ये आयन बीच में होगा और 5 कार्बोनिल इसके आजू बाजू वो हुगा बुगा आदिवासी डांस कर रहे होंगे इसको सराउंड करके, है कि नहीं? और ये मस्त मिलके सब लोग क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएंगे। जा रहा है दिमाग में सबके? यस एवरीबॉडी, मजेदार, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको एक बेसिक आइडिया अगेन मैंने और एग्जांपल्स के साथ भी दे दिया कि किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन क्या है, वो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया कि नेट चार्ज कहां है, किसके ऊपर क्या नेट चार्ज है, कौन कैटायन बन रहा है, कौन एनायन बन रहा है, इसकी हमने थोड़ी क्लैरिफिकेशन ले ली। हो गया, समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर पे जरा फोकस करना। यहां पे थोड़े से आपके बेसिक्स टेस्ट होंगे, थोड़े से आपके बेसिक्स टेस्ट होंगे जो आपको मैंने रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर काफी अच्छे से डिटेल में सिखाया हुआ है। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में भी हमने देखा उसके यूजेस, नहीं याद है तो फिर भी बता देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करने के लिए मैंने इजी तरीके क्या समझाए थे, याद होगा आपको? जैसे कि एक एग्जांपल है कि भाई H2SO4 है और सल्फर को अंडरलाइन करके दे दिया, तो आप ऐसे करते थे कि अच्छा हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का अननोन है, ऑक्सीजन का -2 है, तो ओवरऑल और बिकॉज पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 करके आप कैलकुलेशन कर लेते थे। तो सल्फर की वैल्यू यहाँ पे +6 निकल के आती थी। आई होप ये याद आ रहा होगा, मैंने रिवाइज कराया तो याद आना चाहिए, ठीक है। और ये इजी भी है, सबको आता है, स्पेशली जो मतलब अगर आपने प्रैक्टिस करी तो विद इन सेकेंड्स ये आंसर आ जाता है। दूसरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड यहां पे कि कौन से पार्टिकल का क्या चार्ज होता है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे आपको पता है कि Cl जब क्लोरीन है, जब वो आयन बना रहा है तो उसपे -1 चार्ज है। इसमें कोई सिखाने की बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, 12th में पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। आई एम श्योर सबको आता है ये, कैन आई अज्यूम ये सबको आता है कि क्लोरीन पे -1 चार्ज है, OH पे -1 चार्ज है ना? कार्बोनेट CO3 पे 2- चार्ज है, सल्फेट पे 2- चार्ज है। ये तो सिखाने की नहीं जरूरत पड़नी चाहिए बच्चों, ये तो सबको आता है आई एम श्योर, है ना? आपको ध्यान में ये रखना है, ध्यान में ये रखना है, और यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है तो ध्यान में रखना कि जैसे मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि अमोनिया, अमोनिया ये एक मॉलिक्यूल है, करेक्ट? अमोनिया यहां पे एक मॉलिक्यूल है। अमोनिया कैसा मॉलिक्यूल है? चार्ज मॉलिक्यूल है कि न्यूट्रल है बच्चा लोग? अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्या ये बात से सब लोग अग्री करते हैं? यस। तो लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अमोनिया लाइगेंड का रोल निभा रहा है, यह बात भी सच है। तो अब मैं उसको न्यूट्रल लाइगेंड बोलूं, क्या यह बात सेंसिबल लग रही है आपको? क्लियर बात है, सिंपल है। तो हियर इवन दो अमोनिया का रोल है अपना लोन पेयर देना, ठीक है, अमोनिया लाइगेंड का रोल निभा रहा है, यह भी ठीक है, बट अमोनिया अपने आप में बाय इटसेल्फ अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वी नो दैट। तो अमोनिया का चार्ज मुझे कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? 0, ठीक है। सेम वे वाटर मॉलिक्यूल का एक रोल समझ लो आप, वाटर मॉलिक्यूल का रोल समझ लो। क्या वाटर मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर दे सकता है? हाँ। क्या वो लाइगेंड का रोल निभा सकता है? हाँ। बट ओवरऑल उसके चार्ज को मैं क्या गिनूंगा? 0 ना, क्योंकि न्यूट्रल है बॉस, है कि नहीं बच्चा लोग? कार्बोनिल CO के चार्ज को मैं क्या गिनूंगा? न्यूट्रल, है कि नहीं? CN- साइनाइड के चार्ज को मैं क्या गिनूंगा? -1। साइनाइड के चार्ज को मैं क्या गिनूंगा बच्चा पार्टी? -1 गिनूंगा। क्या ये बात आप लोगों के भेजे में जा रही है? एवरीबॉडी, है ना? तो अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको ये लॉजिक यूज करके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो कितना इजी हो गया, सोचो। जैसे ये कंपाउंड था, आपने पहले क्या किया? आपने उसको डिसोसिएट कर लिया। क्या किया आपने? कंपाउंड को डिसोसिएट कर लिया। अब मैं आपको इसमें पूछूं कि आयन Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो क्या बोलोगे आप? तो क्या आप वही लॉजिक लगाओगे? अच्छा सर, Fe प्लस 6 टाइम्स ऑफ साइनाइड इक्वल टू -4, क्या ये आप लॉजिक लगाओगे? बोलो हाँ या ना। सिंपल, इजी हो गया। अब बोलो सर ये तो बचकांड है सर, बहुत इजी है, है कि नहीं? तो ये तो 2 सेकंड में निकाल लोगे आप लोग, है कि नहीं बच्चा लोग? समझ पा रहे हो? तो यहां पर इस तरह से होगा कि आयन प्लस 6 टाइम्स ऑफ -1। अब सबको समझा? अच्छा, साइनाइड का चार्ज -1 होता है, इसलिए मैं -1 यूज कर रहा हूं, इक्वल टू -4। तो ओवरऑल आयन क्या है यहां पर? कितना चार्ज कैरी कर रहा है? +2 चार्ज कैरी कर रहा है ना? -6 वो बाजू जाएगा तो +2 हो जाएगा। यस। अब इसको मैं दिखाऊंगा कैसे?
ये भी शुरू में फर्स्ट पैराग्राफ में ही सीख लिया हमने। इसको मैं रोमन नंबर से दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? तो +2 मतलब मैं रोमन नंबर में 2 लिखूंगा। गया भेजे में? सबके डोके में गया कि नहीं गया? करेक्ट, एकदम इजी, राइट। तो मैं यहां पे बाजू में आपके रेफरेंस के लिए लिख दूं कि Fe हियर इज कैपिटल, ऐसा मतलब रोमन 2, तो आप समझ जाएंगे अच्छा कैलकुलेशन करने पे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया है। बोलेंगे सही है, एकदम बढ़िया, एकदम सही। व्हाट अबाउट यहां पे कोबाल्ट? व्हाट अबाउट कोबाल्ट? तो आप बोलेंगे अच्छा सर कोबाल्ट यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है बॉस, क्योंकि हमको नहीं पता NO2 का चार्ज क्या। तो मैं बताता हूँ, NO2 का चार्ज है -1। अच्छा, जिनको नहीं पता NO2 का चार्ज भाई, तो HNO2, तुमने नाइट्रस एसिड नहीं पढ़ा है क्या? H प्लस NO2 माइनस, क्या उसमें NO2 क्या होता है? माइनस होता है। सही है कि नहीं होता? यस। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ओवरऑल कोबाल्ट का आ जाएगा +3। क्या ये कैलकुलेशन में किसी को कोई डिफिकल्टी लग रही है क्या? SCN का -1 चार्ज होता है। SCN का कितना होता है? -1। इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल होता है। अगेन आप बोलोगे सर हमको इथिलीन डायमाइन नहीं पता, हम रट्टा मारे। नहीं, रट्टा मत मारो, स्ट्रक्चर बनाओ। देखो इथिलीन डायमाइन, सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना बच्चा लोग? कोई चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। बात ही खत्म हो गई ना। इथिलीन डायमाइन में कोई चार्ज होगा? नहीं होगा। सीधी बात है यार, है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? यस। SCN में चार्ज होगा कि नहीं होगा? -1 चार्ज होगा ना। सल्फर को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे ना, एक खाली है ना, -1 चार्ज। कितना सिंपल। पब्लिक क्या करती है? बैठ के लिस्ट बना के रट्टा मारती है। हाँ, SCN -1, CN -1, ऐसा ऐसा करके तुम लोग रट्टा मारते हो ना। ये वाला देखा है मैंने बच्चों का। तुम लोग भी ऐसे करते हो क्या? ये ऐसे करके बुक लेके ऐसे ऐसे छोटे बच्चे लोग रट्टा मारते हैं ना। मेरी भांजी है ना 5-6 साल की, वो पोइट्री ऐसे पोइट्री वोइट्री पढ़ती है। वो इनफैक्ट उसने भी छोड़ दिया, बट मैं देखता हूँ 12वीं के बच्चे ऐसे रट्टा मार रहे होते। ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो पता नहीं। ठीक है, रटने मत बैठो, समझो, बहुत सिंपल चीज है बच्चों। हाँ, तो SCN का चार्ज है -1, इजी। तो यहां पर प्लैटिनम का आप बोल सकते हो अच्छा प्लैटिनम +2 टाइम्स ऑफ EN +2 टाइम्स ऑफ SCN इज ओवरऑल इक्वल टू +2। बोलो आया ना? गॉट इट एवरीबॉडी? अच्छा, SCN को -1 लिख दूं, अच्छा EN को 0 लिख दूं, तो ओवरऑल प्लैटिनम कितना हो गया? ओवरऑल प्लैटिनम कितना हो गया? PT -2 इज +2, तो PT बिकम्स ओवरऑल 4। तो ऐसा लिख दूं, रोमन नंबर 4। इजी, एकदम लाइफ सॉर्टेड है, हाँ कि ना? क्या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने आ गया आप लोगों को? अगले 2 एग्जांपल का आप खुद ट्राई करना चाहेंगे? पहला बड़ा अच्छा है, लास्ट वाला। इसमें आयन का चार्ज, कोई चार्ज है किसी पे? यहां पे ओवरऑल कोई चार्ज है? 0। कार्बोनिल क्या है? न्यूट्रल। तो आयन भी क्या होगा? न्यूट्रल। अब अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, मैंने देखा है बहुत जबरदस्त सवाल होते हैं आप लोगों के, सर 0 को रोमन नंबर में कैसा लिखने का? 0 को रोमन नंबर में O लिखने का बच्चा। क्या लिखने का? O। समझे? बहुत बच्चों को रोमन नंबर्स भी नहीं पता। ये 1 2 3 4 तो सबको आते हैं कि नहीं आते? यस। हाउ डू यू राइट 50 इन रोमन नंबर्स? L इज 50, 50। वैसे तुमको 50 तक लिखने को तो नहीं आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? 1 2 3 4 लिख लो, बहुत है। आई होप ये थोड़ी क्लैरिटी और हो गई, समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आ रहा है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज कैसे पता चल रहा है, ये भी समझ में आ गया बच्चा लोग? किसी को कोई डाउट, कोई सवाल? एकदम बढ़िया। यहां पे लंबे चौड़े फॉर्मूले दिए, कोई फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है आपको? फॉर्मूला क्या है? तेल लेने नहीं चाहिए अपने को, ठीक है? रीड एंड इग्नोर। फॉर्मूला कुछ नहीं चाहिए अपने को, छोड़ो। वैसे भी कोई फॉर्मूला है नहीं, वही जो मैंने लिखा था ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, वही है और कुछ नहीं है। ये अगला कॉन्सेप्ट जो है, बस ये यहां तक अपन कंप्लीट कर लेते हैं आज। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉलिड स्टेट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि एक एटम एक बार में कितने और एटम्स को टच कर रहा है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसमें? सॉलिड स्टेट में।
वो अलग चीज है, उसको अलग रखो, उसके साथ इसको मिलाओ मत। यहां पे बात को समझना, एक सेंट्रल मेटल एटम, ध्यान से सुनना, एक सेंट्रल मेटल एटम कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है? फिर से सुनना, एक सेंट्रल मेटल एटम कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। हिंदी में बोला, समझ में आया सबको? नहीं समझा तो इंग्लिश में सुनो। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो समझो मैं बोलूं कि वो 2 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है गधे बच्चों? 2। 3 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो 3। 4 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो 4। 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो 6। सिंपल है। अच्छा, जरा यहां पे सोच के, देख के, समझ के बताना, Fe का यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 साइनाइड से वो एक एक लोन पेयर ले रहा है, तो ओवरऑल उसने कितने लोन पेयर लिए? 6 लोन पेयर लिए। क्या मैं बोल सकता हूं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया? बोलो हाँ या ना। इजी। पपलू, चिंदी, यस। व्हाट अबाउट कोबाल्ट? इन द सेकेंड एग्जांपल कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6, क्योंकि उसने 6 नाइट्राइटों से एक एक लोन पेयर ले लिए, बरोबर। इसका बहुत ट्रिकी है, थर्ड वाले का ट्रिकी, मतलब पहली बार ट्रिकी लगता है। इसका भी कितना होना चाहिए? कुछ लोग बोलेंगे 4, कितने लोग बोलेंगे 4? क्योंकि वो बाइडेंटेट है। इथिलीन अमाइन क्या है? बाइडेंटेट है। तो 2 इथिलीन अमाइन एटले કેટલા થયા લોન પેર? हाँ, 2 इथिलीन अमाइन, 2 इथिलीन डायमाइन ना, 2 EN ना, मतलब 4 लोन पेयर हो गया। बोलो हाँ या ना। और 2 SCN मतलब 2 लोन पेयर, तो 4 + 2 कितने हुए टोटल? उसने कितने लिए? 6 लोन पेयर लिए। तो अभी भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6 हुआ। समझे कि नहीं समझे? यस, ओके। व्हाट अबाउट फोर्थ वाले में कोबाल्ट का क्या है? तो उसने 5 अमोनिया से एक एक लोन पेयर लिया और एक कार्बोनेट से भी एक लोन पेयर लिया, तो टोटल कितने लिए? इसका भी 6। अब बोलोगे सर ये पैटर्न हमको दिख रहा है कि 6 कुछ ज्यादा ही कॉमनली नहीं आ रहा है ना? कुछ ज्यादा ही नंबर ऑफ एग्जांपल्स में 6 नहीं आ रहा। क्या ये नोटिस किया आप लोगों ने? आपके सिलेबस में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले बहुत कंपाउंड है और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे। लास्ट वाले में कितना है बच्चा पार्टी? 5। लास्ट वाले में सीधा सीधा दिख रहा है 5 कार्बोनिल है, उसने 5 लाइगेंड से एक एक लोन पेयर ले लिया, टोटल नंबर हो गया 5। मोनोडेंटेट हुआ तो टेंशन ही नहीं है, बाइडेंटेट होगा तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। मोनोडेंटेट हो तो क्या है, सीधा सीधा लिख दो भाई कितने लाइगेंड है, बात खत्म हो गई, है ना। अब उन्होंने डिफाइन कैसे किया? थोड़ा सा डिफाइन में उन्होंने थोड़ा अलग, थोड़ी वर्डिंग अलग कर दी है, जरा ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन इन अ गिवन कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर एटम्स। भाई जितने डोनर एटम उतने ही लोन पेयर लेगा। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? मैंने घुमा फिरा के तो वही बात बताई ना आपको। जैसे इथिलीन डायमाइन में 2 डोनर एटम थे तो 2 लोन पेयर ले रहा था वो। 3 डोनर एटम ले होते तो क्या करता? 6 होते तो क्या करता? 6 लोन पेयर लेता। कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, आपको ये बात यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और भी समझ में आई होगी बच्चा लोग। आप बोलोगे सर अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये Fe है, क्या है? Fe, और मैं बोलूं कि Fe को कोऑर्डिनेशन नंबर बनाने का है 6। कितना बनाने का है बच्चा लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर बनाने का है 6। तो ये आयन, ये मतलब Fe जब मोनोडेंटेट लाइगेंड के साथ होगा तो ऐसे बनाएगा। बोलो हाँ या ना। जब बाइडेंटेट लाइगेंड इसको मिलेगा तो ये 3 से इसका काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? टोटल तो उसको 6 लोन पेयर से मतलब है ना यार, है कि नहीं? या फिर ये ऐसा भी बना सकता था कि एक बाइडेंटेट मिल गया और 4 उसको मोनोडेंटेट मिल गए। ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल था। आप बोलोगे हाँ सर यहां भी 6 हो रहा है यार, उसको तो अपने 6 पैर से मतलब है, उसको कहीं से भी मिले, है ना। या फिर आप बोलोगे सर एक ऐसा भी इंटरेस्टिंग कॉम्बो बन सकता था कि ये एक बाइडेंटेट हो गया और C2O4 एक ऑक्सलेट हो, ये भी बाइडेंटेट हो गया, और एक ये मोनोडेंटेट हो गया और एक ये मोनोडेंटेट हो गया, और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये भी बना, ये भी बन सकता था। 2 + 2 नहीं सॉरी, ये ऐसा ना, एक एक, हाँ, बाइडेंटेट प्लस बाइडेंटेट,
सॉरी सेकंड एग्जांपल में मेरी मिस्टेक हुई थी, En2NH3 ट्वाइस। चौथे एग्जांपल में देखो En मतलब ये 2 देगा, फिर ऑक्सलेटो फिर 2 देगा, 2 और 2 4, फिर अमोनिया जो है वो 1 देगा और कार्बोनेट जो है वो 1 देगा। टोटल तो गिन के तुमको 6 बनाने। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस, है ना। ऐसा भी हो सकता था कि 6 अलग अलग मोनोडेंटेट लाइगेंड है, ऐसा हो सकता था क्या? हाँ, क्यों नहीं, 6 अलग अलग मोनोडेंटेट लाइगेंड। तुम कुछ भी, अब समझ में आ रहा होगा स्कोप ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब दिमाग खुला कि अच्छा यार इतने सारे कंपाउंड कहां से बनाएंगे, क्योंकि एक कंपाउंड तो ऐसा भी बन सकता है कि इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल आया, एक अमोनिया आया, एक HCN आया, एक NO2 आया, एक क्लोरीन आ गया, एक OH माइनस आ गया। ले, इतना पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया भाई। बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते भाई, है कि नहीं? तो आप स्कोप समझ में आएगा आपको कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है। यस बच्चों, बढ़िया। आई होप यू ऑल आर एबल टू अप्रिशिएट व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा? जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन किसकी कैलकुलेट करते थे? सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम की। हमेशा हम ऑक्सीडेशन नंबर पे फोकस किस पे कर रहे हैं? तो यहां पर मेन जो है वो भाई जो मेटल है ना उसी का पूरा गेम है, उसके ऊपर ही पूरा गेम है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम के थियरी पेपर के हिसाब से 2 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको मार्क करके रखो बच्चों। आई होप ये क्लियर हो गया। यस, तो ये ध्यान में रख लेना। उसके अलावा अगेन यू कैन जस्ट रीड दिस एंटायर पार्ट एंड इग्नोर इट। चलो, तो यहां के लिए यहां तक अपन कंप्लीट कर लेते हैं। चलो।